हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंबवत अक्ष प्रमेय की, जिसका सरोकार होता है घूर्णन गति कर रहे किसी दृढ़पिंड से। बच्चों, ठीक उसी से आगे आज की चर्चा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कॉपी पेन दुरुस्त करिए और इसके पहले कि अपन इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करें, इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर अपन प्रकाश डालें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कहाँ से कैसे स्टार्ट होती है, इसमें कौन कौन से जो खास डेफिनेशंस हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको पूर्व से जानने पड़ते हैं। यदि मैं ये बता दूं कि पूर्व के जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनको भी अलग अलग हमने वीडियोस में रखा है आपके सामने, तो आपको अगर उसकी भूख है तो आप इस द्विवेदी फिजिक्स में कंटेंट का नाम डालिए, सामने हो जाएगा रिलेटिंग वीडियो, राइट। अब इसमें बात आती है कि जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष प्रमेय क्या है। गणितीय विवेचना कीजिए, इस तरह का प्रश्न आता है, तब आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं। ये जड़त्व आघूर्ण क्या है, फिर सेंटर ऑफ मास क्या है, द्रव्यमान केंद्र क्या है, दो समांतर अक्ष कैसे एग्जिस्टेंस में लेते हैं हम, कैसे इसकी क्या जरूरत है, थोड़ा हम इस पर अपना एक्सरसाइज यानी रिव्यू है उसको देख लेते हैं। जैसा कि हमने ये चित्र बनाया है, तो ये चित्र इसीलिए बनाया है कि जब हम समांतर अक्ष प्रमेय की बात करें तो समांतर अक्ष प्रमेय में पहले हम ये बता दें कि देखो सर, ये दो एक्सिस हैं। जाहिर है कि एक दृढ़पिंड जो है रोटेशनल मोशन में होगा, और कैसे वो रोटेशनल मोशन में होता है, तब एक अक्ष जो दूसरे अक्ष के समांतर भी होती है और वो सेंटर ऑफ मास से जो है गुजरती है, तो कैसे उसका इस जो बेसिक एक्सिस है जिसके रिस्पेक्ट अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, उसका क्या रोल होता है, आइए देखते हैं। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये होता है कि जो ये पूरा दृढ़पिंड है बच्चों, पूरा ऑब्जेक्ट है। जब भी हम दृढ़पिंड की बात करते हैं, देखिए जब अपन स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट इसमें दे रहे थे, कंटेंट का वीडियो बना रहे थे, तो मैं बता रहा था कि जब भी हम दृढ़पिंड कहते हैं तो उसका मतलब होता है एक पिंड ही होता है, और उस पिंड का दृढ़ का मतलब होता है कि जितने भी उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अगर अपन मान लें कि m द्रव्यमान का कोई है, m1 द्रव्यमान का कोई है, m2 द्रव्यमान का कोई छोटा सा पार्टिकल है, तो वो जो है रिलेशन बिटवीन देम दैट इज स्ट्रॉन्ग। उनके बीच जो दूरी है, वो जब ये गति करता है दृढ़पिंड, तो उनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनके म्यूचुअली जो मॉसेस हैं वो नहीं चेंज होते हैं। तो इस तरह से जब हम दृढ़पिंड की बात करते हैं तो एक साधारण सा वो ऑब्जेक्ट ही होता है, आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नंबर एक। दूसरा ये कि सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि जो टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कैन बी टेकन एट दिस पॉइंट। ये तो इस पॉइंट पर, इस संपूर्ण द्रव्यमान का इस पॉइंट पर संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान हम केंद्रित मान सकते हैं, इसलिए इस पॉइंट को कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। ये दो एक्सिस हैं, एक एक्सिस को आपने ए भी माना है, दूसरे एक्सिस को आपने सी भी माना है, और ये दोनों एक्सिस म्यूचुअली क्या है, पैरेलल है। इसीलिए बच्चों इस कंटेंट, इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट का नाम ही दिया गया है समांतर अक्ष प्रमेय, यानी इसमें दो समांतर अक्ष रहती हैं, और जब हम दृढ़पिंड के घूर्णन गति की व्याख्या करते हैं तो इनका खास रोल रहता है। एम कैपिटल लिखा हुआ है, मतलब दृढ़पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान। ए जो है, इन दोनों एक्सिस जो म्यूचुअली पैरेलल हैं, इन दोनों एक्सिस के बीच की ये क्या होती है, डिस्टेंस होती है। अब आइए इस समांतर अक्ष प्रमेय के कथन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे इस प्रमेय के अनुसार घूर्णन गति कर रहे किसी दृढ़पिंड के लिए, ये जो बेसिक है। तो मतलब घूर्णन गति की बात हो रही है, तो जब भी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो हम ये कहते हैं कि दृढ़पिंड आपका क्या कर रहा है, घूर्णन गति में।
तो स्टेटमेंट यहां से शुरू करेंगे। घूर्णन गति कर रहे किसी दृढ़ पिंड के लिए किसी अक्ष के प्रतः जड़त्व आघूर्ण का मान उस अक्ष के समांतर एवं दृढ़ पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के प्रतः पिंड के जड़त्व आघूर्ण और पिंड का द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। तो इस तरह से आप इस स्टेटमेंट को याद करिए। मतलब पहले आपकी मैथमेटिक्स और ये फिगर आपका माइंड है, और तब आप क्या करिए, मेरी तरह आंख बंद कर लीजिए और देखिए कि अच्छा इस फिगर में दो पैरेलल एक्सिस हैं, उनमें से एक एक्सिस क्या है, वो सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से गुजर रही है। तब जो है यदि हम ये कहें कि एक दृढ़ पिंड है, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट रोटेशनल मोशन में है, जाहिर है इस एक्सिस के रिस्पेक्ट भी वो रोटेशनल मोशन में होगा। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर इन सर्कुलर मोशन। जब आप कहते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेशनल मोशन में होता है, तब उसके सभी कण क्या होते हैं, वृत्तीय गति में होते हैं। इस तरह से तो ये आपका स्टेटमेंट होता है। जब आप ये फिगर और ये मैथमेटिक्स पूरी आपके माइंड दिलो दिमाग में होती है, मन मस्तिष्क में होती है, तब आप इसको आसानी से स्टेट कर लेते हैं। फिर से मैं एक बार आपको बताता हूं कि घूर्णन गति कर रहे किसी दृढ़ पिंड के लिए किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के समांतर एवं पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण और पिंड का द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी का वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। तो ये होता है स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। अब हम इसकी गणितीय विवेचना की बात करेंगे। गणितीय विवेचना में बच्चों वेरी सिंपल, क्या सिंपल ये कि आपने चित्र बनाया है और किसी भी एक पार्टिकल के लिए इस एक्सिस के रिस्पेक्ट आप जड़त्व आघूर्ण निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है द्रव्यमान और उस कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग का गुणनफल। तो अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल मोशन माने हैं तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक बच्चे का अपन, जैसे आपने चावल देखा पक गया तो उसको क्या करते हैं, एक चावल आप टटोल लेते हैं पक गया कि नहीं। इसी तरह से क्या करते हैं, इसमें भी पूरे ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एक चावल टटोल लेते हैं। मतलब एक पार्टिकल आप लेते हैं और उसको बता देते हैं कि सर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट इतना मास इतना है, इतना जो है डिस्टेंस इतना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है। फिर उसका जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आता है तो उसका क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं, समेशन कर देते हैं और उसको जनरलाइजेशन कर देते हैं, उसको इस तरह से करते हैं। तो ये आपका आसान हो जाता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है। आइए देखते हैं। तो इसमें भी वही माना जाना जरूर कर लीजिए। जैसे आपने फिगर बनाया, मैं फिर कहूँगा कि ये सिंबल आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। आपने जो फिगर बना दिया है तब आप लिखने में मान लीजिए धोखे से कोई टर्म आप नहीं लिख पा रहे हैं तो प्रश्नकर्ता मान लेता है कि जब बच्चे ने लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू द फिगर, चित्र अनुसार, ये चित्र में प्रदर्शित है। मैं तो कहूँगा इसमें बिल्कुल पहले यही प्रदर्शित कर दीजिए कि चित्र में समांतर अक्ष प्रमेय का विवरण प्रदर्शित है। ठीक, फिर आप लिखिए इस चित्र में हमने माना है, ठीक, ऐसा क्या माना है आपने, माना कि AB एक अक्ष है जिसके परितः एक दृढ़ पिंड एक समान कोणीय वेग ओमेगा से लगातार घूर्णन गति कर रहा है। एक दूसरी अक्ष CD है जो AB के समांतर है और पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है। मान लेते हैं कि ये CD जो है वह अक्ष AB से A दूरी पर है। तब हमें समांतर अक्ष प्रमेय की गणितीय विवेचना करनी है। इसके लिए मान लेते हैं कि इस दृढ़ पिंड का एक छोटा सा कण जिसका द्रव्यमान m है वह CD अक्ष से छोटी सी अल्प दूरी x पर वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। तब इस P पॉइंट पर इस कण का CD के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होगा, CD के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा,
m इंटू एक्स स्क्वायर होगा। यानी अक्ष CD, अब ये CD क्या है, पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है, तो इसके परितः जो पिंड का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा mx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आप यहां लिख दीजिए, चित्र से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है भैया, ये स्पष्ट होने चाहिए। फिर मैं कहूंगा कि बच्चे तो लिख देते हैं चित्र से स्पष्ट है और चित्र आपका बने नहीं है, ऐसा मत करना भाई। ठीक, चित्र से स्पष्ट है कि ये दूरी x है और यहां से ये इसकी दूरी CD की दूरी a है, तो अगर हम AB के रिस्पेक्ट इस पिंड का या इस कण का जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहते हैं, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, आप देखिए ये x है और ये है, तो a प्लस x हो जाएगी या x प्लस a हो जाएगी, जो भी आपको अच्छा लगे ये हो जाएगी। तब इस अक्ष के परितः जो कण का जड़त्व आघूर्ण है वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, m इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर, राइट, लिख दीजिए। चित्र से स्पष्ट है कि इस कण जिसका द्रव्यमान यम है, अक्ष AB से जो दूरी है x प्लस a है, अतः इस अक्ष AB के परितः उस कण का जो जड़त्व आघूर्ण होगा, x प्लस a का होल स्क्वायर होगा। अर्थात जो दृढ़ पिंड का अक्ष AB के परितः कुल जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू सिग्मा m इंटू एक्स प्लस a का होल स्क्वायर। बस बच्चों आप समझिए कि अगर इतनी सी बात आपने लिख ली है तो आपका रिजल्ट नजदीक ही है। बस आपको ये तो मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों कभी कभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, तो ऐसा जब मैं पूछता हूँ कि इट इज़ वेरी सिंपल, तो आप लोग कहते हैं यस सर, और जब मैं कहता हूँ कि ये बन जाएगा यस सर, और जब मैं कहता हूँ कि नहीं बनेगा तब भी आप लोग कहते हैं यस सर। x प्लस ए का होल स्क्वायर वेरी सिंपल, हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आपसे ये सूत्र मालूम है। वेरी सिंपल, तो ये सिग्मा m x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और प्लस 2ax या 2xa ऐसा कर सकते हैं। अब जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा सिग्मा mx स्क्वायर प्लस आ जाएगा सिग्मा m a स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा 2 सिग्मा mx इंटू a। ऐसा आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो I है, अब आपने सिग्मा mx को पहले ही डिफाइन कर रखा है, ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, तो आप इसको ICM लिख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर। और ये जो है सिग्मा m, हमने पहले बताया कि सिग्मा m मतलब सभी कणों के द्रव्यमानों का टोटल, इसको आप m कह सकते हैं। देखिए ये लिखने के बाद आपको ऐसा समझ में आना चाहिए कि यार ये जो है क्या है, मूसर चंद है आपके दाल चावल में, नहीं दाल भात में मूसर चंद। तो मैं ये कहूंगा कि इसको आप पहले तो जान लीजिए, समझ लीजिए, ताकि लिखने में आसानी हो कि इस मूसर चंद को कैसे हटाना है। और दूसरा मैं एक अच्छा फार्मूला बताऊंगा कि जब आप नहीं जानते हैं इसको कि इसको कैसे हमको जीरो करना है, तो आप ऐसा कह दीजिए कि हम जानते हैं कि इट इज इक्वल टू जीरो। अरे भाई क्यों जानते हैं, क्योंकि हमको नहीं मालूम है। देखिए कभी कभी ना मालूम होगा कितना सिंपली हो जाता है आपके लिए। मैंने तो बताया कि ये कैसे होता है, लेकिन आपको नहीं समझ में, मान लीजिए नहीं घुसा आपके दिमाग में, तब आप करिए कि सर बताए थे एक ट्रिक कि आपको रिजल्ट इतने चाहिए ना भाई, I इक्वल टू ICM प्लस MA स्क्वायर। अब इसको आपको मालूम ही नहीं है, तो मालूम नहीं है तो इसको लिख दीजिए कि हम जानते हैं कि ये जो है जीरो होता है। आपसे आप एग्जामिनर थोड़ी पूछने आएगा कि क्या जानते हो भाई कैसे जीरो होता है, अरे जीरो होता है सर, जीरो होता है। तब आप जब इसको कर दिए तो क्या हो जाएगा कि I इज इक्वल टू, देन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ICM प्लस M इंटू ए स्क्वायर, और लिख दीजिए दैट्स प्रूफ। मैं यहाँ थोड़ी सी जगह आपके लिए जानबूझकर छोड़ा कि भाई कुछ ऐसे बच्चे हैं कि सर ये तो आप सही सही में बोल दिए कि हम जानते हैं और आप नहीं जानते हैं, तो लफड़ा हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये जो है जीरो होता है। ये क्या है, m इंटू एक्स। अब ये इसका मतलब ये होता है
कि ये द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है, और द्रव्यमान केंद्र के परितः जो बल आघूर्ण होता है, ये संपूर्ण बल आघूर्ण मतलब बल के लिए वही द्रव्यमान गुणे केंद्र से दूरी, तो द्रव्यमान केंद्र में अब उस अक्ष से दूरी 0 होती है, इसलिए जो कुल बल आघूर्ण होता है वो 0 हो जाता है। तो इसमें आपको लिखना चाहिए कि सिग्मा mx जो है, सिग्मा mx क्या है, वो ऑब्जेक्ट का इस अक्ष के परितः बल आघूर्ण है जो 0 होता है। वो क्या होता है? 0 होता है। और अगर आपको ये नहीं मालूम कि कैसे 0 होता है, तो मैंने आपको बताया ही कि हम जानते हैं कि लास्ट टर्म दैट इज 2 सिग्मा mx डॉट a इज इक्वल टू ऑलवेज 0। तो आप ये प्राप्त कर लेते हैं, तो ये होता है रिजल्ट। इस तरह से आप कह सकते हैं कि यही समांतर अक्ष प्रमेय है। धन्यवाद।